Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 12 सितंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मदायरा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जेएस वर्मा कमेटी के बारे में। जेएस वर्मा कमेटी से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है चारों में से कौन से ऑप्शन से ये कमेटी रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज, जो भारत के आस पड़ोसी देश हैं उनके प्रति फॉरेन पॉलिसी को बनाना, क्या ये इससे रिलेटेड है। या ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर जो हमारे नियम हैं उसको रीस्ट्रक्चर करना। या ऑप्शन नंबर सी, कुछ ऐसी रणनीतियां डेवलप करना जहां पे हम बात कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को रूरल एरियाज में बढ़ाने की। या ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे लॉज हैं उसके अंदर में संशोधन करना ताकि वेमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है। सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलर रैंकिंग रिलीज़ हुई है। ऐसे कई सारे जो लिस्ट हैं, इंडेक्स है, वो रिलीज़ होते रहते हैं। उसके बारे में मैं आपके साथ में जो डिटेल्स है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अभी वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन 2024 इसका एक सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर में स्विट्ज़रलैंड जो देश है वो इसको टॉप करता है। उसके अलावा कई सारे और भी देश हैं जो टॉप 10 के अंदर में हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पे भारत की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग पिछले साल के कंपैरिजन में अभी 3 स्पॉट और ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि 33rd रैंक यहाँ पर इंडिया को दिया गया है। पहले ये 30 था और यहाँ पे कम हो चुका है इस बार। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो रैंकिंग है क्या है और कैसे तैयार की जाती है, ज़रा पहले इसको सुनिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से लेकर आई जाती है और पिछले 9 सालों से इस प्रकार की रैंकिंग को ये लंबे समय से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सर्वे के अंदर में टोटल 89 कंट्रीज़ को इन्होंने कवर किया और 89 कंट्रीज़ को ये रैंकिंग किस आधार पर दे रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे उस कंट्री के अंदर में एडवेंचर किस लेवल का है, वहाँ के जो हेरिटेजेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कैसी है, कल्चर वहाँ का कैसा है। ऐसी सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों ये जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इन 89 कंट्रीज़ को, जिसमें स्विट्ज़रलैंड आज के समय पर टॉप करता है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड कई सारे मैट्रिक्स में, कहने का मतलब है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है, बिजनेस करने का जो ऑप्शन है वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, बिजनेस काफ़ी ओपन है। तो ऐसे आधार के बेसिस पर ही यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आज के समय पर टॉप पर है और ये 7वीं बार है कि स्विट्ज़रलैंड लगातार यहाँ पर इस सर्वे में फर्स्ट रैंक पर आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे इसमें अपना नाम बना रहे हैं और टॉप 25 के अंदर में वो प्रेजेंट हैं। जो ये लेटेस्ट रैंकिंग है इसमें स्विट्ज़रलैंड तो टॉप पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर दोस्तों जापान है और तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है कनाडा और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर में है, जिसको टैग दिया गया है वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन 2024। क्वेश्चन यह है भारत कहाँ पर है, तो हमने देखा कि भारत की रैंकिंग इन्होंने 33 अब की बार इस लिस्ट में दी है। ठीक है, अगर हम एशिया से देखें तो एशिया से जापान है, सिंगापुर है, चाइना है, साउथ कोरिया है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 25 में आ पाए हैं, जो एशिया से बिलोंग करते हैं स्पेशली। तो टॉप 25 में ये 4 देश आ पाए। बाकी यूएई, कतर, इन सब की बात करेंगे तो ये 2 इकलौते मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनकी रैंकिंग 17-25 के आसपास यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो इस रैंकिंग के अंदर में है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही है, यूरोपियन देश हैं ज़्यादातर, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इसमें यूएस, कनाडा, ये सब इनका रोल ज़्यादा है या इनको ज़्यादा अच्छा रैंकिंग इस समय पर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रैंकिंग लंबे समय से प्रोवाइड करवाई जा रही है, 9 साल से लगातार।
होता यहाँ पर यह है कि कई हज़ारों लोगों का अलग अलग देशों से पूछताछ करके उनका ओपिनियन लिया जाता है, एक सर्वे किया जाता है, और वो सर्वे इस करने के बाद में जो है ये रैंकिंग्स जो हैं प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये बेसिकली यहाँ पे हमारे इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का कहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि टॉप 5 कंट्रीज़ को ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला स्विट्ज़रलैंड है, दूसरा जापान है, तीसरा यूएस है, चौथा कनाडा है और पांचवा ऑस्ट्रेलिया है। और इस 5 के बाद और अगले 5 अगर आप देखना है, यानी टॉप 10 कंट्रीज़ को देखना है जो इस रैंकिंग में, तो उसके अलावा यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, न्यूजीलैंड हो गया एंड देन डेनमार्क हो गया। तो ये टोटल आपके टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की बात हो रही है तो एक बार अच्छे से उसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, और मैप को देखा कैसे जाता है वो भी समझते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर यूरोप का मैप, ये आप देख पाएंगे स्विट्ज़रलैंड एक ये रहा कंट्री, कई सारे देशों से घिरा हुआ है। जैसे स्विट्ज़रलैंड की बाउंड्री सबसे पहले लगती है जर्मनी से, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है लिechtenstein, देन उसके अलावा यहाँ पर है इटली, उसके बाद है यहाँ पर फ्रांस। तो ये कंट्रीज़ हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक कंट्री और आपको दिख रहा होगा, यह है ऑस्ट्रिया। तो स्विट्ज़रलैंड एक प्रकार का लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ इसके देश ही देश आपको नजर आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहीं पर आप देख पाएंगे ज्यूरिख है, उसके अलावा राइन रिवर आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिल जाती है। राइन रिवर है, रोन रिवर है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, राइन रोन दोनों ये है। एल्प्स माउंटेन्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं, ये माउंटेनियस रीजन है जो प्रॉपर ग्रीन कलर में आपको ये दिख रहा होगा। और भी कई सारे माउंटेन्स, कई सारे वॉल्केनोज आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल और हमारे लिए एक बड़ा अपडेट, और अच्छा हुआ यार मैंने आपको ये कल ही पढ़ाया था, आज उसमें एक अपडेट कर लेना। कल हमने पढ़ा था एक आई ड्रॉप के बारे में कि भारत में पहला एक ऐसा आई ड्रॉप निकल कर आया है जिसका नाम है प्रेसवू, और वो क्या कर सकता है, जो आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली समय के साथ में एक दिक्कत होती है प्रेस बायोपिया की, जब करीब की चीज़ें दिखाई देनी कम हो जाती हैं, सही से दिखाई नहीं देती पास की चीज़ें, तो उस समय पर चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। उस चश्मे को पहन कर ही आप हर चीज़ रीड कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो वैसे वाले कंडीशन को सही करने के लिए एक आई ड्रॉप लॉन्च हुआ था। मुंबई बेस्ड कंपनी है एंटॉड। तो एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स ने एक कह सकते हैं कि इन्होंने आई ड्रॉप बनाया, और वो आई ड्रॉप दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा प्रेसवू। कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, है ना। तो ये जो प्रेसवू है क्या करता है, ये प्रेस बायोपिया जैसी प्रॉब्लम को टैकल करता है। प्रेस बायोपिया दोस्तों उम्र के साथ में एक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने को मिलती है। स्पेशली ये वाली दिक्कत जब इंसान 40 की उम्र में पहुंचता है तब देखने को मिल जाती है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि तब थोड़ा बहुत करीब की चीज़ें सही से दिखती नहीं है या पढ़ने में मुश्किल होती है पास की चीज़ों को, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ग्लासेस वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं कि आप ग्लासेस पहनिए और चीज़ों को यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को टैकल करने के लिए प्रेसवू नाम का जो आई ड्रॉप है वो लॉन्च किया। आज आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अपडेट यहाँ पर यह है कि जो हमारी CDSCO है, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो ये परमिशन दी थी, इस परमिशन को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्यों? क्योंकि इस बॉडी का कहना यहाँ पर यह है कि देखिए, जो हमने अप्रूवल दिया था इस आई ड्रॉप को हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि इस आई ड्रॉप कंपनी ने बहुत सारे फॉल्स क्लेम करे हैं, गलत यहाँ पे बताया है, झूठे क्लेम्स यहाँ पर इनके हैं, जिस वजह से पूरा मामला यहाँ पर आज फिर से गड़बड़ा गया। तो कल के दिन दोस्तों यहाँ पर ट्यूसडे में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे CDSCO ने परमिशन को सस्पेंड किया और बोला कंपनी के जो क्लेम है ये मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को, ये सही करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, और मिसलीड कर रहे हैं इस वजह से जो हमारे दवाइयों को लेकर नियम है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, इन नियमों का वायलेशन भी होता है, इसका उल्लंघन भी किया गया है इनकी साइड से। तो ये जो परमिशन 6 अगस्त को दी गई थी इस पर्टिकुलर ड्रॉप को, ये परमिशन वापस से ले ली गई है। अब सवाल यह है कि कंपनी को तो बड़ा झटका लगा होगा। कंपनी का क्या कहना है? जो फर्म है वो ये बोलती है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जितने भी क्लेम करे हैं वो सब सही हैं, और ये जो यहाँ पर हमारे अप्रूवल को वापस से ले लिया गया है इसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर में। और इनका यानी कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनका कहना यह है कि कंपनी ने कोई भी गलत क्लेम नहीं करे हैं, जो भी क्लेम क्या है सब फैक्ट्स के बेसिस पे करा है। इन्होंने इस प्रकार की कंडीशन को लगभग 234 पेशेंट्स के अंदर में टैकल किया,
उन पेशेंट्स को ठीक किया, तो उसी के आधार पर ये क्लेम्स करे गए थे, ऐसा कंपनी का कहना है। तो ये दोस्तों मामला चल रहा है आज के समय पर, जो कि पेज नंबर 1 पर भी प्रेजेंट है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जो प्रेसवू आई ड्रॉप्स, जरा इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ये हमने कल पढ़ा था। प्रॉब्लम्स प्रेस बायोपिया क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो, प्रेस बायोपिया में कई बार हम बोलते हैं ये एक प्रकार का ऐसा आई डिसऑर्डर है जहाँ पे हम दोनों ही चीज़ों पे, कई बार पास की चीज़ों और कई बार दूर की चीज़ों पर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर फोकस करना, है ना। तो फिर एक कंडीशन आती है, कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया, फिर आता है मायोपिया। तो अगर आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों चीज़ों को मिला देते हो ना, तो उससे मिलता है हमें प्रेस बायोपिया। तो वहाँ पे दोनों ही कंडीशंस इस तरीके से देखने को मिलती हैं। तो वैसी कंडीशन को टैकल करने के लिए ये आई ड्रॉप बनाया गया। अब जो ये प्रेसवू वाला आई ड्रॉप है दोस्तों, इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कराया गया है, ध्यान रखिए। एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है पाइलोकार्पाइन। इस वजह से यहाँ पे आप ये आई ड्रॉप का पैकेट देखेंगे तो यहाँ पे पाइलोकार्पाइन ऊपर लिखा हुआ है। इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। अब ये इंग्रेडिएंट करता क्या है, ये हमारे आइरिस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। और इससे क्या होगा, जो हमारी आंखें हैं उसमें जो प्यूपिल आपको देखने को मिलेगा उसका साइज़ को कंट्रोल करेगा। आप आराम से हर चीज़ के ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपने पास वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। ये इसका मेन पर्पज़ है। तो ये जो ड्रॉप है इसका क्या रोल है ये आपने समझ लिया, कैसे वर्क करता है ये आपने समझ लिया। लेकिन जब ये ड्रॉप मार्केट में आया तो साथ ही साथ में दोस्तों क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी एक्सप्लेन कर दिए गए कंपनी की साइड से। कंपनी का कहना यह है कि देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो 4 से 6 घंटे तक रहेगा, है ना। और स्पेशली जिनकी आंखों में सूजन रहती है वो इसका यूज़ ना करें, या रेगुलर बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे आंखों में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आईब्रोज में पेन हो सकता है, मसल्स में इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसा कुछ कंपनी ने यहाँ पर बताया, ये जो कि हमने कल ही एक्सप्लेन कर लिया था। तो कल वाले आर्टिकल में इसको अपडेट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये आर्टिकल में हमने पढ़ लिया, ये न्यूज़ हो गया, ये बैकग्राउंड डेटा हो गया, प्रॉपर नोट्स हमने कलेक्ट करे, प्रेसवू क्या है, कैसे काम करता है, प्रेस बायोपिया क्या है। अब एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आई ड्रॉप को अप्रूवल दिया, फिर अप्रूवल वापस से सस्पेंड कर दिया गया, या ये सब किसने किया है, ये किया है CDSCO ने, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश में दवाइयाँ होती हैं बेसिकली उसके रेगुलेशन को मैनेज करने का काम करता है। तो ये बॉडी क्या है, एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका मेन काम है भारत के अंदर जो दवाइयाँ हैं उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, उसका एफिशिएंसी लेवल, इसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना कि गलत चीज़ तो मार्केट में नहीं जा रही है। अब दोस्तों इन दवाइयों में आपके वैक्सीन्स भी हो सकते हैं और मेडिकल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, समझ गए। अब एक बात और ध्यान रखिए, हमारे पास में कुछ एक्ट हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 हो गया, या न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 हो गया। इन एक्ट्स के माध्यम से रेगुलेशन करता है ये CDSCO। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये बॉडी इतनी बड़ी है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। इसको हेड कौन करता है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं, जिसको बोलते हैं DCGI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, समझ गए। तो ये यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स हो गए जो प्रीलिम्स को आप आराम से टैकल कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा आई ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग के बारे में पढ़ा, इन सब को लेकर प्रॉपर नोट्स इकट्ठे करके दोस्तों एक ही ग्रुप में और एक ऐसे PDF में जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। एकदम सिंपल PDF, जिससे आपके पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि एक लास्ट आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है पेपर को क्लियर करना और कोई जॉब को यहाँ पर लेना, है ना। तो उसके आधार पर आपके सारे करंट अफेयर्स को इस ग्रुप में सिक्योर करके प्रोवाइड करवाया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDFs आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। स्टोरेज वगैरह का कोई इशू आएगा ही नहीं आपके मोबाइल में, क्योंकि आपको जो ये डेटा दिया गया है इस ग्रुप में, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा।
आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि मुझको कहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। जब आप संतुष्ट हो जाओ तब जाके ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नोट डाउन कर लेना अगर कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है। अभी हमने दोस्तों ओलंपिक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, प्रॉपर डिटेल मैंने शेयर की हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए, मेंस का आंसर राइटिंग लिखवाया। जब ओलंपिक्स हो रहे थे तभी यहाँ पर मैंने कवरेज पूरा किया हुआ है कि भारत कहाँ पे ख़त्म करता है, क्या इश्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के मामले में। याद है या नहीं है ना? पढ़ाया है ना, 2 बार पढ़ा चुका हूँ पिछले 15-20 दिनों में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पैरालंपिक्स के बारे में। देखिए जब जब ओलंपिक्स होते हैं तो उसके बाद में पैरालंपिक शुरू होते हैं। तो अब की बार भारत का ओलंपिक से कई गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहा है पैरालंपिक्स के अंदर में, जिसमें हमारे पास में 7 गोल्ड आ चुके हैं दोस्तों। तो अभी ये पैरालंपिक समाप्त हुए, जिसको लेकर कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। और इस पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं नवदीप जी की। ये आपको वो नवदीप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो F41 कैटेगरी के अंदर में इन्होंने जैवलिन थ्रो खेला और उस जैवलिन थ्रो में यहाँ पर इनको गोल्ड मिला है। पहली बार इनका गोल्ड यहाँ पर अपग्रेड हुआ है। रीज़न ये था क्योंकि जो बेसिकली यहाँ पर दूसरे व्यक्ति थे वो उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, जिस वजह से यहाँ पर इनका जो सिल्वर वाला गोल्ड है वो अपग्रेड हो गया, सॉरी सिल्वर वाला जो मेडल है वो अपग्रेड हो गया गोल्ड में, ठीक है। तो ये आगे वैसे बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024। क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में, क्योंकि ओलंपिक्स पैरालंपिक्स दोनों रेलिवेंट होते हैं। तो अब ये चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी ने काफ़ी प्रशंसा की है भारत के परफॉर्मेंस की, स्पेशली इस पैरालंपिक गेम्स 2024 में। क्यों? रीज़न यह है, प्रशंसा करने लायक भी हैं दोस्तों, क्योंकि अब की बार 2024 में भारत पैरालंपिक में, ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरालंपिक्स में 29 मेडल्स हमारे पास में आए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। क्वेश्चन यह है कि सर ये पैरालंपिक होता क्या है? देखिए पैरालंपिक एक बहुत बड़ा ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जैसे ओलंपिक होता है। अब ओलंपिक में सब नॉर्मल हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन पैरालंपिक में दोस्तों डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर फोटोज़ में देख पाएंगे, है ना। जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनको एक गेम यहाँ पर खिलवाया जाता है, एक इंटरनेशनल इवेंट होता है और इस ओलंपिक स्टाइल की तरह ही इसको परफॉर्म किया जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर एथलीट्स के लिए जो स्पेशली डिसेबिलिटी के साथ में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए जो गेम होता है, इसको सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था रोम में 1960 के अंदर। क्वेश्चन ये भी आता है इस पैरालंपिक गेम को ऑर्गेनाइज कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है? तो जो हमारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वही है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में ही मिलकर काम करती है, दोनों बॉडीज एक सी हैं। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमारे ओलंपिक्स को देखती है, पैरालंपिक कमेटी पैरालंपिक वाले गेम्स को देखती है, सिंपल है ना। अब इसका वेन्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों शुरुआती तौर पर, तो ये समय था 19 जून साल 2001। एक अग्रीमेंट साइन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में और पैरालंपिक कमेटी में कि भाई यहाँ पे जब जब ओलंपिक्स होंगे तो उसके बाद यहाँ पर पैरालंपिक शुरू होंगे। तो ये पैरालंपिक्स खेले गए और अब की बार दोस्तों पैरालंपिक्स का जो ये मास्कॉट है वो ये देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस में हुआ है ना ओलंपिक्स पैरालंपिक्स, ये आप देख पाएंगे। तो ये इस बार का लोगो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं इस बार हुआ क्या पैरालंपिक में। जो ये पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 हैं, ये होते कब से हैं? 28 अगस्त को ये शुरू होते हैं और 8 सितंबर को ख़त्म हो जाते हैं। आज 12 सितंबर है, तो आज से 2 दिन पहले गेम समाप्त हो चुके हैं। लगभग दुनिया भर से 4400 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 22 प्रकार के स्पोर्ट्स थे, 22 प्रकार के गेम्स थे जिसमें यहाँ पर इन सब एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैस्केट की जब बात करते हैं तो वो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इस प्रकार का लोगो अब की बार का हमको नजर आएगा। अब दोस्तों इस पूरे पैरालंपिक गेम में ओवरऑल परफॉर्मेंस एक बार देखा जाए तो चाइना ने टॉप पर फिनिश किया है। अब चाइना ने टॉप पर फिनिश किया, उसको लेकर एक ये आप देख पाएंगे, चाइना पता है 94 गोल्ड लेकर आया है, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज। ये हम लोग पैरालंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल 220 मेडल्स यहाँ पे इन्होंने पैरालंपिक्स में हासिल किए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पर 49 गोल्ड हैं, उसके फिर 44 सिल्वर हैं और 31 ब्रॉन्ज हैं। यूएस के 36 गोल्ड हैं, नेदरलैंड के 27 गोल्ड हैं, ब्राज़ील के 25 गोल्ड हैं। और इस तरीके से आप आओगे तो भारत ने अब की बार कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही ज़्यादा बेटर है पहले के कंपैरिजन में। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यह है कि अब की बार हमने भी बहुत सारे जो गोल्ड हैं, लगभग 7 गोल्ड जो हैं वो अचीव करें, वो हासिल करें।
तो इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है आपकी बार। इंडिया ने आपकी बार 18वें पोजीशन पर ख़त्म किया है। ये सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ऐसे ये 5वें पे ब्राज़ील है, इस तरीके से जाएंगे तो 18वें पोजीशन पे हमने ख़त्म किया। बाकी ओलंपिक्स में हमने कौन से पोजीशन पे ख़त्म किया है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भारत की साइड से अगर हम देखेंगे तो 84 पैरा एथलीट्स जो है ये पहुंचे थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो जो है ये नई चीज़ें अब की बार ऐड की गई थी। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बता ही चुका हूँ, 29 मेडल्स आए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 18th पोजीशन पे हमने ख़त्म किया और अभी तक यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है पैरालंपिक्स में इसी साल 2024 के अंदर। क्योंकि सबसे पहला पैरालंपिक गेम में जब भारत ने डेब्यू किया था अपना, तो वो हुआ था 1968 में इजराइल के अंदर तेल अवीव में, जहाँ पे इंडिया ने टोटल 12 मेडल्स को जीते। तो शुरुआत से लेकर अगर आप देख पाएंगे 12 मेडल हमने पहले गेम में जीते, फिर 2016 तक ही हम केवल 12 मेडल जीत पाए। ये शुरुआत से लेकर 2016 तक की बात है, तो ज़्यादा मेडल्स आ नहीं पाए। लेकिन 2016 के बाद में अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, बाकी जो 2 एडिशंस होते हैं, क्योंकि हर 4 साल में गेम होता है आपको पता है, बाकी जो 2 एडिशंस हुए, टोक्यो में हुए 2021 में, फिर पेरिस अभी 2024 में अभी समाप्त हुए हैं 2 दिन पहले, तो इन दोनों एडिशन में बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारा टोटल मेडल्स हैं पैरालंपिक्स के अंदर में वो 60 के आसपास पहुँच चुके हैं। और पहली बार दोस्तों जैवलिन थ्रो में हमें गोल्ड मिला है पैरालंपिक्स में। जैसे ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा आपकी बार सिल्वर लेकर आए हैं, पिछली बार टोक्यो में गोल्ड लेकर आए थे, तो जैवलिन थ्रो में स्पेशली जब पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं तो भारत के नवदीप सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया मेंस जैवलिन थ्रो के अंदर में, क्योंकि ईरान के जो यहाँ पर प्लेयर थे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, तो इस वजह से यहाँ पर इनका जो सिल्वर मेडल था नवदीप सिंह का, इसको गोल्ड में अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है जैवलिन थ्रो में, ध्यान रखिए। और जैवलिन थ्रो में स्पेशली F41 कैटेगरी में, F41 कैटेगरी बेसिकली वो वाली क्लास होती है जहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं शॉर्ट स्टेचर के, यानी कि उनकी जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इस कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर हाँ, ये बेसिक डेटा है जिसको ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में, प्रीलिम्स में आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज के ही द हिंदू अखबार में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। मैटर क्या है, जो दोस्तों मदरसा हैं उनको लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जो हमारी एनसीपीसीआर नाम की बॉडी है, एनसीपीसीआर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। तो इस बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि जो हमारे देश में मदरसा काम कर रहे हैं वो अनफिट हैं फॉर दी प्रॉपर एजुकेशन, यानी मदरसा के अंदर में प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए मदरसा को हटाया जाए, ये कॉन्सेप्ट हटाया जाए, क्योंकि मदरसा जो है वो अनसूटेबल हैं, अनफिट प्लेसेस हैं फॉर दी चिल्ड्रन, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है। ये बात दोस्तों एनसीपीसीआर ने मेंशन की है। और एनसीपीसीआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक सीनियर एडवोकेट जिनका नाम ये है, फिर एक और एडवोकेट हैं जिन्होंने यहाँ पर ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्ड की हैं। क्योंकि इससे पहले एक और मैटर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी था, जहाँ पे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है उसको स्ट्रक डाउन करने की बात की गई, हटाने की बात की। क्योंकि एनसीपीसीआर जो ये कमीशन है, इनका कहना यह है कि मदरसा के अंदर जो किताबें हैं दोस्तों, वहाँ पे इस्लाम को ही ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, और थोड़ी बहुत आपको एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, वो भी थोड़ी बहुत हैं जो कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकती। तो चिल्ड्रंस को एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी वाली एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रही है जो मदरसा के अंदर में पढ़ रहे हैं, ये एनसीपीसीआर बोलता है। इन्होंने यहाँ पर यह हाईलाइट किया है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता मदरसा वर्क कैसे कर रहा है, जो टीचर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, फंडिंग कहाँ से आ रही है कुछ नहीं पता, लैंड लॉस का वायलेशन हो रहा है कई सारी जगह पर। तो यहाँ पे कई सारे फेलियर्स हैं इन मदरसास के, जहाँ पे वो बच्चों को एक प्रॉपर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। इससे अच्छा आप अच्छे स्कूल में भेज कर पढ़ाइए, जिससे यहाँ पर बच्चा आगे कुछ करेगा। ये बात इन्होंने बोला। फिर कई सारी जगह पे यहाँ पर एनसीपीसीआर ने ये भी बोला, ये आप देख सकते हैं, कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, कई सारी जगह पे जो मदरसा में बच्चे हैं ना, वो इस्लाम के अलावा भी यहाँ पर दूसरे रिलीजन से आ रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन फ्रॉम फेथ अदर देन इस्लाम वर ऑल्सो स्टडिंग इन मदरसा, और ये कहाँ पे हो रहा है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी कई सारे बच्चे जो इस्लाम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्पेशली वो उनका रिलीजन नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे मदरसा में पढ़ रहे हैं। तो कमीशन ये बोलता है
कि मदरसा में आप इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन सेंटर के तौर पर यहाँ पे आप वहाँ पे इस्लाम को ही ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं, कुरान वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनको भी ये सब पढ़ाना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 283 क्लॉज 3 का वायलेशन है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से न्यूज़ आर्टिकल में बताई जा रही है। अब देखते हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आगे क्या स्टेटमेंट देता है, क्या न्यूज़ निकल कर आती है। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेलिवेंट चीज़ निकल कर आती है, वो है यहाँ पर आपका एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है एनसीपीसीआर, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे नाम से हम पढ़ ही चुके हैं, बच्चों के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडी काम करती है। तो एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है, एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है, जब इसको हम एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाते हैं तो वो कहलाती है स्टैचुरी बॉडी। अच्छा, वो कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से बनाई गई है, तो वो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों, एनसीपीसीआर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में, इस मंत्रालय के अंदर में ये वर्क करता है। इस कमीशन ने काम करना शुरू किया 5 मार्च 2007 से, और इस कमीशन के अंदर में हमने स्पेशली देखा बच्चों के राइट्स के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। तो ये कमीशन बच्चा किसको मानता है, उस बच्चे की जो डेफिनेशन है वो यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 से कम है, उसको यहाँ पर एज अ चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस कमीशन का मेन पर्पज़ यही है कि इंश्योर करना जितने भी नियम कानून हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब बच्चों के जो अधिकार हैं उसके दायरे में ही रहें, उनके अधिकारों का कहीं से भी कोई वायलेशन ना हो। समझ गए। और उसको देखते हुए दोस्तों यहाँ पर यही कमीशन क्या करता है, कई सारे अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं जो बच्चों के अधिकारों की मांग करते हैं, उस नियमों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए ये कानून है। जनरल जस्टिस एक्ट हो गया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो गया। ऐसे एक्ट्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम भी एनसीपीसीआर का ही है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं एक और न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये हमारे द हिंदू अखबार में भी है, लेकिन साथ ही साथ में इकोनॉमिक टाइम्स में भी है। दोस्तों ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से यूपीएससी ने 2 मेंस क्वेश्चन पूछ चुके हैं, 2 प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुके हैं। अब ये टॉपिक्स हम इग्नोर कर देते, बट नज़र में आया है तो इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के कई सारे सजेशन है भारत के लिए कि भारत को RCEP को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का रोल क्या है, भारत को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ये बोलता है, लेकिन इंडिया यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। उसके पीछे के अलग रीजंस हैं। क्या है मैटर, आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ। आखिरकार इंडिया क्यों यहाँ पर RCEP को ज्वाइन नहीं करता, उसमें हेजिटेट क्यों करता है। फिलहाल हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आती है, अपडेट आता है, जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया को एक बार फिर से RCEP को ज्वाइन करने के लिए सोचना चाहिए, यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहिए। खैर इंडिया ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारा ही घाटा है। अब दोस्तों मैं आगे आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, भारत क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो उससे पहले एक बेसिक चीज़ जान लो कि सर ये RCEP होती क्या है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या। नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी इसमें कुछ देश हैं जिनके आपस में व्यापार को लेकर ये अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। तो ध्यान रखिए RCEP एक प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार को लेकर एग्रीमेंट किया गया है। किस किस के बीच में, 10 आसियान देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और 10 आसियान देशों ने किससे किया है, अपने 5 अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स, जिसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन 5 देश और बाकी यहाँ पर ये 10 आसियान देश, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब RCEP ये बोलता है कि इंडिया भी इसमें आ जाए, तो इंडिया भी आ जाएगा, तो इन 15 देशों में 16वां इंडिया अगर ऐड हो जाता है तो इन सब देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट होगा, यानी जो व्यापार है उसमें कई सारी प्रकार की छूट मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ोतरी मिलेगी। जिसमें सबसे ज़्यादा कमाल चाइना कर जाता है, क्योंकि चाइना में सस्ता प्रोडक्शन कर रहे हैं और सस्ते दाम में ही ये अलग अलग मार्केट्स में फिर एक्सपोर्ट करना ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि अब कोई चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो भर भर के ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी देश के मार्केट को पूरा डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो इसी डर से यहाँ पर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पर कहना है कि भाई ये 15 देश हैं, 5 तो आपके ये देश हो गए, ये 5 देश 10 आसियान देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं RCEP। RCEP वाला कॉन्सेप्ट कब लाया गया था, साल 2011 में नवंबर के महीने में, जब 19वां आसियान समिट चल रहा था, और ये फिर बाद में प्रॉपर वर्किंग में आता है 1 जनवरी 2022 से। मैं आपको बता दूं RCEP दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। FTA होता क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं ना। मान लो 2 कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो रहा है,
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो चार्जेस लगते हैं नॉर्मली, जब आप एफटीए वाला अग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो चार्जेस नहीं लगते। आप फ्री में यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सस्ता हो जाता है इन दोनों देशों के बीच में। और मान लो इन दोनों देशों में जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वही दबदबा बना के रखेगा, वही अपना सारा प्रोडक्ट ये दूसरे कंट्रीज़ में जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब कर देगा। समझ गए? तो दुनिया का एक सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है RCEP, जहाँ पे अगर हम दुनिया भर की ये जो 5-15 कंट्रीज़ को देखें, इनकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो है $26 ट्रिलियन की, पॉपुलेशन 2.27 बिलियन, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू इनकी $5.27 ट्रिलियन की है। तो कहने का मतलब है ये देश अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। तो ये 15 देश आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया भी बोला जा रहा है इंडिया को भी कि आप भी ज्वाइन कर लो इस RCEP को। RC में आपके आसियान कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, इधर चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पे RCEP का हिस्सा हैं। ठीक है, क्या होता है RCEP ये क्लियर हो गया ना। तो भारत को सजेशन दे रहा है वर्ल्ड बैंक कि भाई ज्वाइन कर लो। अब वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है? वर्ल्ड बैंक पहले ये बात बोलता है कि अगर भारत यहाँ पे RCEP को ज्वाइन कर लेता है तो $60 बिलियन एनुअली यहाँ पे हमें जो इनकम है वो बढ़ती हुई मिलेगी, हमारी जो आय है वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी भारत की। और अगर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो $6 बिलियन से हमारा लॉस होगा, इनकम लॉस की बात करी जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, रॉ मटेरियल्स का और भी कई सारे आइटम्स का मार्केट मिल सकता है इन सब देशों के अंदर में, जहाँ पे फ्रीली हम ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने बोला अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगा, हमारा सामान एक्सपोर्ट हो सकेगा कंप्यूटिंग फाइनेंसिंग मार्केट के मामले में। तीसरा ये बोलते हैं कि RCEP, क्योंकि अभी भारत इसमें नहीं है, तो जो भी 15 देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, दुनिया की इकॉनमी में $186 बिलियन यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं। जीडीपी इन देशों की 0.2% से बढ़ रही है। इनका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है RCEP का वो चाइना उठा रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है आज के समय पर, है ना। इनके पास में वो टेक्नोलॉजी है, अच्छे से चीज़ों को डेवलप करके यहाँ पर ये मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमा रहा है, जापान उसके बाद, कोरिया थर्ड नंबर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ चाइना मार रहा है, मेजर बेनिफिशियरी यही है। तो वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि इंडिया भी इसके बेनिफिट उठा सकता है जैसे चाइना उठा रहा है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है ना। फिर ये बोलते हैं कि नए मेंबर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश और श्रीलंका ये भी चाहते हैं कि हमें भी RCEP में ज्वाइन करवाया जाए, ताकि फ्री ट्रेड हमारा भी होगा, हमें भी यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो इंडिया भी इसके बारे में सोचे, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है, क्योंकि चाहे श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो भारत को एक बार विचार करना चाहिए RCEP को ज्वाइन करने का, क्योंकि इससे फ़ायदे मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कहना है। फिर वर्ल्ड बैंक ने कुछ और इवैल्यूएशन करा। इन्होंने ये बोला है कि भारत की आज के समय पर व्यापार को लेकर जो पॉलिसी है ना वो ज़्यादा ओपन नहीं है। आज हम प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो व्यापार है वो ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा है ना। अपने ही देश में ज़्यादातर व्यापार चल रहा है, या हम ज़्यादातर प्रमोट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किसी सेपरेट देश के साथ में। वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि भारत RCEP को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। UAE के साथ में हमने FTA किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इनके साथ में व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं। RCEP को हम ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दे रहे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी जो टैरिफ और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उसको ये रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टिंग के मामले में आप देख पाएंगे तो एक्सपोर्टर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन को। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भारत की जो अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है जब हम RCEP को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर RCEP ज्वाइन नहीं होता है तो इस एक्सपोर्टिंग वाली कैपेबिलिटीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी भारत धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरर बढ़ रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हम बनकर आएंगे लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। लेकिन अब केवल एक तरफा की बात करिए, अब इंडिया उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलता है ये भी जानना होगा कि आखिरकार भारत यहाँ पे इस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता। वर्ल्ड बैंक के जितने भी ये प्रोजेक्शन हैं, भारत ये बोलता है ये सब के सब फ्लॉड एजम्पशन है। तो इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है वो ये बोलती है कि हमें 2030 तक $60 बिलियन तक बढ़ता हुआ मिलेगा मामला, इनकम हमारा गेन होगा। लेकिन इसमें से जो यहाँ पर गेन हमारा होगा ये ज़्यादातर इंपोर्ट से होगा, ये भारत बोलता है। कि ठीक है आप ये बता रहे गेनिंग होगी,
लेकिन उसमें ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ हैं वो भारत में सामान बेचेंगे, इम्पोर्ट्स ही इम्पोर्ट्स हम कर रहे होंगे। और ऑलरेडी इम्पोर्ट ज़्यादा है, चाइना के साथ में ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, $100 बिलियन तक का व्यापार क्रॉस हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा घाटा हम फेस कर रहे हैं। तो अगर ये फिर से ऐसा ही मामला हो जाएगा ना, तो चाइना को खुला मार्केट मिल जाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगा सकते, कोई चार्जेस नहीं लगा सकते, वो और भरकर यहाँ पे हमारे मार्केट को डिसबैलेंस कर देगा, अपने ही प्रोडक्ट को मार्केट में उतार देगा सस्ते दाम में, फिर वही मार्केट में बिकेगा चाइना वाला सामान सारा। समझ गए? तो ये यहाँ पर पहला चीज़ इंडिया ने मेंशन किया। दूसरा, भारत ये बोलता है कि जितने भी ये रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर देश प्रेजेंट हैं, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, ये सभी मामले में मतलब इस ग्रुप में शामिल हैं और हम भी शामिल हो जाएंगे, तो ज़्यादा फायदा हमें नहीं होगा, इन्हें ही होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो नॉर्मली हम इन देशों के साथ में व्यापार करते हैं उसमें ऑलरेडी हम घाटा फेस कर रहे हैं। कहने का मतलब है आसियान का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2023 में ये 135.6 बिलियन डॉलर्स का हो गया। आप इमेजिन करो, सारा फायदा चाइना उठा रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से जापान के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना का वो भी बढ़ चुका है। फिर साउथ कोरिया ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट फेस कर सकता है 2024 के अंदर में। तो ऑलरेडी यहाँ पर चाइना दबदबा बना चुका है और हमें जब ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई हम अपना मार्केट खोल देंगे, अगर क्योंकि इसमें अग्रीमेंट होगा, आरसीपी को ज्वाइन करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगा सकते, मार्केट ओपन है चाइना के लिए, तो वो वही डंपिंग करने शुरू कर देंगे सस्ते दाम में, हमारे मार्केट में सामान उतारना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा मार्केट डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारे देश का खुद का प्रोडक्शन यहाँ पे थम जाएगा, फिर डिपेंडेंसी बढ़ने लगेगी। फिर देखो अगला पॉइंट वही बोला गया है कि इससे क्या होगा, चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, निर्भरता इंक्रीज हो जाएगी, कंपटीशन खत्म ही हो जाएगा, अनफेयर सी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि हम अगर आरसीपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर में मार्केट में कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बचेगी नहीं, क्योंकि भारत का ऑलरेडी व्यापार में घाटा चाइना के साथ में $85 बिलियन पहुंच चुका है। आप इमेजिन कीजिए 2023-24 में $85 बिलियन तो हम केवल घाटा फेस कर रहे हैं चाइना के साथ व्यापार में। तो ये घाटा कितना बड़े लेवल पर जाएगा फिर आने वाले समय पर, तो ये यहाँ पर इंडिया बोलता है। इसके लिए इंडिया बोलता है कि इससे अच्छा हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ में सेपरेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, और हम ये कर भी रहे हैं। जितने भी यहाँ पर ये आरसीपी कंट्रीज़ है, इसमें से 13 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर रखा है। न्यूजीलैंड और चाइना को छोड़ दें तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी ट्रेड डेफिसिट हम उसके आधार पर बता रहे हैं, अपना मार्केट हम ख़त्म नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ यहाँ पे भारत फोकस करता है चाइना +1 स्ट्रैटेजी के ऊपर में। अब ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई चाइना के ऊपर में जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, उस निर्भरता के रिस्क को कम करना, यही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी आरसीपी क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब एट द लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहला यह है बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि हमें नए देशों के साथ में या नए ग्रुप्स के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। यानी आरसीपी को ना ज्वाइन करें ठीक है, लेकिन यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो यार, या गल्फ कंट्रीज़ के साथ में करो, या अफ्रीका के साथ में करो। इंडिया को नेगोशिएट करना होगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों के साथ में, अफ्रीकन देशों के साथ में। यहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा होगा, है ना, ज़्यादा काम की चीज़ें यहाँ पे निकाल पाएंगे। या फिर जो आज के समय पर ऑलरेडी कई सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, सार्क ग्रुप है, बिम्स्टेक है, ज़रा इनको सपोर्ट करो, इनके साथ में व्यापार बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी हमें। ज़रूरी नहीं है आरसीपी को ज्वाइन करें। और सबसे स्पेशल फोकस हम कर सकते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया पे, आत्मनिर्भर भारत पे, जहाँ पे हमें खुद की अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, खुद का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो चलाना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लानी होगी, जिससे हम खुद प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। और एक बार प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने आप बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट करने में हम आगे आ जाएंगे, तो कोई भी एग्रीमेंट करवा लो, आराम से हम कर पाएंगे। बट अभी सिचुएशन को देखकर, अपने मार्केट्स को देखने के बाद में ही कोई स्टेप लेना समझदारी होगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस आर्टिकल में। ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी का आर्टिकल है, इसको इकॉनमी वाले सेक्शन में ऐड कीजिएगा। चलिए, अब जो भी चीज़ हमने डिस्कस की है उसके आधार पर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखते हैं आप कितना कुछ सीख पाए हैं। क्वेश्चन यह है, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज डिसीजन टू ऑप्ट आउट द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और 250 शब्दों में आंसर लिखना है, यानी आपने एनालाइज करना है कि भारत का जो ये डिसीजन है, भारत का जो ये निर्णय है कि हमें आरसीपी से बाहर रहना है, इस पे आप क्या विचार करते हैं, सही है या गलत है। आप खुद अपने विचार बताइए, क्योंकि आपको खुद एक एनालिसिस प्रोवाइड करवाना है।
15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से बाहर निकलने के भारत के निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आंसर लिखने के बाद में कहाँ सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। और अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और कीजिएगा, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ देखिए, ये तो मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिया। देखिए प्रीलिम्स में 2016 में यहीं से एक सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। ये आर्टिकल इतना अहम है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो ये टर्म है ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी आसियान से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई G20 नहीं है, कोई SCO नहीं है, कोई सार्क नहीं है। आसियान वाले देश है, उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है ना। क्लियर हो गया, ये 2016 का क्वेश्चन। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे कई बार क्वेश्चन और भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर में। तो आज द हिंदू के अंदर में जो एडिटोरियल है ना वो कई सारे रिपीटेड हैं। जैसे एक आर्टिकल है बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस को लेकर, ऑलरेडी कई सारे जो डिस्कशंस है वो हम लोग कर चुके हैं। फिर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा चाइना अफ्रीका समिट को लेकर, पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर। ये सब वो टॉपिक्स जो लगातार चल रहे हैं, हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और काफ़ी दिनों बाद एक और आर्टिकल है जो हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन कई दिनों बाद यहाँ पे वापस इसको रिवाइज कर रहे होंगे, जहाँ पे बात हो रही है सिकल सेल चैलेंज के बारे में। तो भारत में सिकल सेल को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको टैकल करना सही समय पर ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे दोनों राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 7 पर ये वाला पर्टिकुलर एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। तो राइटर यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार दोस्तों पहले आप सिकल सेल का मतलब समझ लो। सिकल सेल होता क्या है? ये एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जहाँ पे हमारे बॉडी में जो ब्लड का शेप है वो चेंज हो जाता है। देखिए सिकल सेल एक ऐसा हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर में जो आरबीसीज होते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। देखिए होता यह है, हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर में जो खून बह रहा है, उसमें जो आरबीसी है इनका एक मेन अहम रोल है। और जो ये ब्लड्स हैं दोस्तों, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यह ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, पूरे बॉडी में यहाँ पर सर्कुलेट होता है। और जहाँ जहाँ पे ब्लड पहुँचेगा वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है वो, है ना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी तो ब्लड का ही है ना पूरे बॉडी में। अब दोस्तों जब आप ब्लड का शेप देखते हैं तो इस तरीके से गोल गोल आपको ये नज़र आएगा, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये आराम से यहाँ पे आरबीसीज हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो हो पाती हैं। लेकिन सिकल सेल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे ब्लड का जो शेप है आरबीसीज का वो चेंज हो जाता है। चेंज मतलब इस तरीके से सिकल बन जाता है। सिकल आपको पता है ना, जो हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं हंसिए का, है ना। तो उसकी तरह यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो वैसे तो गोल होना चाहिए, लेकिन सिकल सेल में ऐसा शेप हो गया इसका। अब ऐसा शेप होने की वजह से होता यह है कि जो ये ब्लड है प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन बने कि सिकल सेल डिजीज़ क्या है। तो सिकल सेल डिजीज़ ऐसा हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो चेंज होके क्रीसेंट का शेप ले लेता है, इस तरीके से चांद वाला शेप ले लेता है। तो जो नॉर्मल राउंड शेप है वो यहाँ पर इसका नहीं होता, एक क्रीसेंट वाला ये शेप ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाते बॉडी के अंदर में। और आरबीसी अगर प्रॉपर नहीं फ्लो होगा तो इससे और कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होगा तो ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा होगा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, इंसान का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उम्र घट जाती है जो भी आरबीसी से सफ़र करता है। अब सिकल सेल डिजीज से जो सफ़र करता है दोस्तों, अब ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण जब आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक इंसान को एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है जिसकी वजह से थकान, है ना, एनीमिया देखने को मिलेगा, थकान हो जाएगी, शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, शरीर पीला पड़ने लगेगा। फिर उसके अलावा कुछ और पेनफुल एपिसोड्स आपको नज़र आ सकते हैं, है ना। या बहुत ज़्यादा दर्द होगा हड्डियों के अंदर में, चेस्ट में दर्द हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है। ग्रोथ काफ़ी डिले हो जाती है, प्यूबर्टी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिले देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके सिम्टम्स हैं, ध्यान रखिएगा।
हालांकि इसी सिकल सेल के कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस भी हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस में पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यानी कि इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एनीमिया को टैकल कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट है हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसकी चर्चा यहाँ पे राइटर ने भी की एडिटोरियल में। मैं भी आपको बस खाली बियॉन्ड दी आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है, ये वो वाली दवाई या एक ऐसा मेडिकेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे जो दर्द हो रहा होता है सिकल सेल डिजीज़ के दौरान में, उस दर्द को ये कम करता है ना, कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है। या लास्ट ऑप्शन इसका जो ट्रीटमेंट है वह है जीन थेरेपी। सीधा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीन थेरेपी करवानी पड़ेगी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रांसप्लांटेशंस करने होंगे, कुछ चेंजेस करवाने होंगे, तो उसके माध्यम से यहाँ पर इसको टैकल किया जा सकता है। समझ गए? क्योंकि ये प्रॉब्लम दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर आप देख पाएंगे इंडिया के अंदर में सिकल सेल डिजीज़ का जो करंट स्टेटस है वो क्या बोलता है, इंडिया आज के समय पर दुनिया भर में थर्ड ऐसा देश देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ के साथ में कई सारे लोगों का जन्म हो रहा है। उससे पहले यहाँ पर नाइजीरिया नंबर 1 पर है, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरी प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है। कुछ स्टडीज़ यहाँ पर ये बोलती हैं कि 15,000 से लेकर 25,000 तक के जो बेबीज़ हैं, ठीक है, यानी कि 15,000 से लेकर 25,000 जो बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनका इंडिया में हर साल जन्म होता है। ये वह बच्चे होते हैं जो सिकल सेल डिजीज़ के साथ में जन्म लेते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादातर जन्म आपको देखने को मिल जाएगा वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है, जो सिकल सेल डिजीज़ के साथ में ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इस वजह से सिकल सेल डिजीज़ को टैकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में ना कई सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहली बात, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस चक्कर में यहाँ पे क्योंकि अब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो प्रॉपर तरीके का पता नहीं चलता। हमारे पास में इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं है जो सिकल सेल डिजीज़ को टैकल कर सके, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। प्लस अगर जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जीन थेरेपी जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमें पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग करवानी होगी, कुछ चेंजेस करवाने होंगे बॉडी के अंदर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। कैसे कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा? अब जैसे क्रिस्पर का जो ट्रीटमेंट है उसमें 2 से लेकर 3 मिलियन डॉलर्स तक का कॉस्ट आ सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बोन मैरो डोनर्स को फाउंड करना, रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाना, मेडिसिन का जो कॉस्ट है, फिर उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकेशन। एक और दिक्कत यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो ज़रूरतमंद दवाइयाँ होती हैं सिकल सेल डिजीज़ को ठीक करने के लिए, वो दवाइयों की कमी है। अब हाइड्रोक्सी यूरिया है या पेन रिलीवर है, ये कुछ जगह पे मिलती हैं, कुछ जगह पे नहीं मिलती। इस चक्कर में लोगों को 200 किलोमीटर दूरी का एरिया ट्रैवल करने के बाद में ये दवाइयाँ लेने जानी पड़ती है। इस चक्कर में वो लेते ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत अगर सिकल सेल डिजीज़ में है वो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, कि कुछ लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं लेकिन उसका पता लगा पाना ये हमारे आज के समय पर कह सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी बीमारी को अगर आप समय पर डायग्नोस कर पाएंगे, समय पर पता लगा पाएंगे और अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप उसका पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम्स आएगी। उसके लिए आपको अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करना होगा, अपडेट्स करने होंगे। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इंप्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस राइटर ने यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है। फिर राइटर और क्या बोलते हैं लास्ट में, देखो हाल ही में कुछ चेंजेस हुए हैं सिकल सेल डिजीज़ को लेकर, उन चेंजेस को लेकर ये अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। हुआ यह है कि जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने 2 अलग अलग जीन थेरेपीज़ को रिसेंटली अप्रूवल दिया है। ये वह 2 जीन थेरेपीज़ हैं जो सिकल सेल डिजीज़ को ठीक कर सकती हैं। इसमें पहली यहाँ पर थेरेपी है जिसको नाम दिया गया है लिफगेनिया और दूसरी है कैसगेवी। जो दोनों के दोनों ट्रीटमेंट हैं, इन दोनों ट्रीटमेंट को कह सकते हैं क्लियरेंस मिल चुका है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 12 से ऊपर है, 12 साल से ज़्यादा के वो व्यक्ति हैं और सिकल सेल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो कैसगेवी वाला जो ट्रीटमेंट है इसको यूके में अप्रूवल मिल चुका है और ये पहला क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है लिफगेनिया, ये जो है यहाँ पे क्रिस्पर का इस्तेमाल नहीं करते बट कोई दूसरे मेथड का इस्तेमाल करके हम ब्लड स्टेम सेल्स को चेंज करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं। आपसे एग्जाम में बन सकता है कि बताइए हाल ही में लिफगेनिया और कैसगेवी जैसी चीज़ें चर्चाओं में थी, ये क्या है? तो ये 2 प्रकार की अलग अलग थेरेपीज़ हैं जो कि सिकल सेल डिजीज़ को टैकल करेंगी। दोनों ट्रीटमेंट्स में हम पेशेंट का जो ब्लड स्टेम सेल्स है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, है ना। देन उसके बाद में जो डैमेज वाले सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, उस डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि यहाँ पे एक सही तरीके से एक इंसान की बॉडी को डेवलप किया जा सके।
तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन की है कि भाई सिकल सेल डिजीज़ क्या है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है और भारत क्या समय पर चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका एट द लास्ट सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, अपने यहाँ पे डायग्नोस प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, यानी तुरंत हम इस बीमारी का पता लगा सकें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ा स्टेप, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल करवानी होगी। भाई जो दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको अफोर्ड कर पा रहा है इंसान, उसको अवेलेबल तो करवा दो मार्केट में कम दाम में। अगर आप वो वाली दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं करवाओगे तो वो कैसे ठीक होगा इंसान? वो जो हाई कॉस्ट वाली दवाइयाँ हैं, जो वो ट्रीटमेंट है, वो नहीं ले सकते वो, है ना। और स्पेशली यहाँ पे राइटर ने फिर फोकस किया है जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हेल्थ के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको प्रायोरिटी पे रखिए। हेल्थ केयर को प्रॉपरली यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें इंप्रूव हो पाएंगी। तो यह है भारत का सिकल सेल चैलेंज और उसको लेकर कुछ सोल्यूशंस। ठीक है, इंडिया में चैलेंज क्या है वो मैं ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। हाँ, एक आर्टिकल और है, पहले उसको भी देख लेते हैं। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हम लिंक करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज के समय पर बार बार जोर दे रही है हमारे बैंक्स को कि जो बैंक्स है वो पार्टिसिपेट कीजिए हमारे देश के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फंड्स को डेवलप करने के ऊपर में। क्योंकि देखो, भारत का टारगेट है $30 ट्रिलियन नहीं, 30 ट्रिलियन रुपीज़ की फंडिंग की ज़रूरत है हमें। इतना पैसा चाहिए होगा 2030 तक, अगर हमें 500 गीगावाट तक की नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी की कैपेसिटी बनानी है। तो कहने का मतलब है, आज जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोयला वगैरह जलाकर बन रही है, लेकिन उससे प्रदूषण भी तो हो रहा है ना। तो नॉन फॉसिल फ्यूल क्या है? जहाँ पे हम सूर्य की ऊर्जा से, यानी सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली बना रहे हो, विंड एनर्जी से बिजली बना रहे हो, जहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो रहा हो। तो ये वाली एनर्जी को बनाने के लिए 2030 तक अगर हम 500 गीगावाट तक का टारगेट रखते हैं तो इसके लिए 30 ट्रिलियन रुपीज़ की ज़रूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा? इसको लेकर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जोर दे रही है कि भाई जो हमारी बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इन सबको यहाँ पे साथ में आना होगा। आप लोन्स प्रोवाइड करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है, आपसे लोन ले रहा है और वो कह रहा है कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाऊंगा, एक सोलर पार्क बनाने वाला हूँ या विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उसको लोन दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। और हम यहाँ पर जो ये बैंक्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन कंपनीज़ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैंक्स का पार्टिसिपेशन ही क्या कर पाएगा, इंडिया की मदद कर पाएगा अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ करना है तो। क्योंकि इसके लिए बहुत सारा पैसों का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप लोन से दे सकते हैं, इसके बदले में जो रिटर्न में आएगा वो लोन आपका चुकाया भी जाएगा। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर शेड्यूल किया है कि इस कॉन्फ्रेंस को वो इनाग्रेट भी करेंगे, जहाँ पे ये और भी डिस्कशंस होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय पर एक बड़ा एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट होगा दोस्तों, जहाँ पे सभी बैंक्स होंगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इन सबको बताया जाएगा लोन्स के बारे में, है ना, कि भाई आप इनको इस तरीके से लोन्स दे सकते हैं। तो आने वाले समय पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक बड़ा डिस्कशन होगा, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। अभी अपडेट बस खाली जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो वर्ड ऑफ द डे में है पिफिल। पिफिल वर्ड यहाँ पे चर्चाओं में है। पिफिल मतलब होता है नॉनसेंस बातें करना, या कोई ऐसी बातें करना जो मतलब अननेसेसरी हो। ठीक है, तो कोई यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट सा मैटर है उसके ऊपर बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग पिफिल। अब जैसे यहाँ पर ये यूज़ किया गया है एक सेंटेंस यहाँ पे कि हिज स्टोरी इज़ कम्प्लीटली पिफिल, कि भाई उसकी जो स्टोरी थी ना वो बेकार थी, नॉनसेंस थी, पूरी तरह से नॉनसेंस थी। तो अब ज़रा दोस्तों इस वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ, क्योंकि सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तभी आप अच्छे से यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ कर पाएंगे, तभी आपका वोकैब इंप्रूव होगा, तभी आप मेंस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये था कि जो जीएस वर्मा कमेटी है ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है या कौन से स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया था स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेमेन को लेकर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, यानी कि महिलाओं को लेकर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जो नियम है, जो लॉज हैं, उसके अंदर में संशोधन करना, ताकि इन नियमों को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, है ना। इसके लिए यहाँ पर ये जीएस वर्मा कमेटी आई थी, ताकि इन नियमों में कुछ बदलाव किए जा सके। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी है वेस्ट बंगाल की केस की वजह से, इस वजह से आपसे सवाल बन सकता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर एक और हम अपने प्लेसेस इन न्यूज़ वाले क्वेश्चन पर। तो स्टार्टिंग में जो आपको मैप का क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पे आपसे पूछा गया था मदायरा रिवर। मदायरा रिवर को एक बार मैप में जाकर देख लेना।
दोस्तों ये जो नदी है ना, ये अमेजन नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला मैप देखेंगे तो यह है ब्राज़ील, ये आपको देखने को मिल जाएगी मदेरा रिवर। ये मदेरा रिवर जाकर अमेजन में मिलती है, यानी अमेजन की सहायक नदी है, उसकी ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मदेरा रिवर एक बहुत बड़ा बेसिन बनाती है, यानी इस नदी को अगर हम बेसिन देखेंगे तो बड़े एरिया में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर, कई सारे देशों में इसका बेसिन फैला हुआ है, बोलीविया, ब्राज़ील और पेरू जैसे देश के अंदर में। ये यहाँ पर ब्राज़ील है, ये है बोलीविया, है ना। तो यहाँ सभी जगह पे ये इसका बेसिन फैला हुआ है इस नदी का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक ये नदी आ रही है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। नीचे पेरू है, यहाँ तक ये नदी आ रही है। ये मदेरा नदी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका पूरा रूट देखने को मिल जाएगा। इस नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर में एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अमेजन नदी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि अमेजन नदी बहती है तो उसमें सहायता देने के लिए जो नदी यहाँ पर आती है ये है मदेरा नदी। क्यों, इस वजह से यहाँ पर जो भी हम लोग सहायता वाली नदी होती है, सहायक नदी होती है, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइब्यूटरी ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके। चलिए, और ध्यान रखिए यहाँ पे दोस्तों, ये मदेरा नदी जो है ये एक बॉर्डर बनाती है बोलीविया और ब्राज़ील के बीच में, लगभग 100 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ पर यह है बोलीविया, यह है ब्राज़ील, इनके बीच में एक बड़ा बॉर्डर को यहाँ पर यह मदेरा नदी क्रिएट करती है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी नदी है जो बोलीविया और ब्राज़ील के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट करती है, तो वो है आपकी यहाँ पर मदेरा नदी। ठीक है, मदेरा नदी। चलिए आगे आते हैं और करते हैं अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।